Collect this 50% cashback scholarship card while you are enrolling for live or the classroom batch. Welcome to Banner Education. Welcome to this video, guys. ये वीडियो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द क्लैट 2026 स्पेसिफिकली पहले मैं समझा देता हूं कि वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, किस बारे में हम वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, वीडियो इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। अब टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, पैराग्राफ का नेचर, पैराग्राफ किस तरीके से फ्रेम हुआ है, क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए गए, आंसर्स किस तरीके से वहां पे फ्रेम्ड है, ऑप्शंस कैसे आने हैं, कैसे दिख रहे, मतलब क्या एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चंस का और पैसेज का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने हैं। वी आर नॉट गोना डिस्कस ऑल दोज आंसर्स, वो आंसर्स कैसे डिराइव होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो वो जो है वो अलग है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे समझना है, कैसे नेचर को समझना है, नेचर के बेस पे क्या सिस्टम बिल्डअप होती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So this video is basically for SLAT also, CET also and ALET also. So guys, all those people, all those students are looking for those exams and preparing for those exams. उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, तो सब लोग जो है वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को स्किप मत करो। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लो एंड अपनी प्रिपरेशन में एडअप कर लेना, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो, now before moving ahead, if you want to kickstart your preparation and if you want to start your preparation with us, अगर आपको लाइव क्लासेस और फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करने हैं यहाँ पे, so you can visit to the Mumbai and Pune center and admission ले लो। and if you want to buy live classes, आपको mock test लेनी है, books and e-books purchase करने, you can simply visit to the manure.com/lawentrance or else you can call on 8828 581454। now for the website visit, simply go to the Google. Now here on the Google you will put the manureducation.com and then you will click on the, you will reach here, you will click on the law entrance. Simply law entrance पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको law exams, all law exams दिखाई देगी, click on that। ऑल एग्जाम्स के पैनल पे आपको लाइव क्लासेस सारे के सारे मिल जाएंगे। लॉ 5 इयर्स के लिए है, लॉ 5 इयर्स 2025 है, देन ओलेट है। ओलेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो सारी एग्जाम्स की जो कोर्सेज है वो यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन बाय दैट, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल, मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स ऑल आर देयर, यू कैन परचेज इट ऑन। एंड देन अगर आप स्पेसिफिकली क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन क्लिक ऑन क्लैट specifically and then you will reach your live classes buy कर लो, otherwise self study, sectional, mock test, books and e-books all are there, you can buy it out and start your preparation with us। so now यहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग का एक पैसेज दिख रहा होगा। ये पैसेज जो है बेसिकली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर ही है क्लैट का। अब ये पैसेज को आप देखो, इस पैसेज का जो साइज है, या मैं ये बोल दूं कि जो वेटेज है, पैसेज की जो एक वेटेज होती है ना कि कितना लेंथी है पैसेज, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज जो है ना मोस्टली जो है वो आपको कैसे मिलते हैं। एक तो आपको एक 1 पैराग्राफ में मिल सकता है, या मैक्स टू मैक्स आपको 3 पैराग्राफ में मिल सकते हैं। अब वर्स्ट केस में 4th पैराग्राफ हो सकता है, अगर उसको एकदम से डिफिकल्ट करना है क्वेश्चन पेपर को तो वो करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिवली इतना ही मिलेगा सर, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये डिपेंड करता है। अब ये अकॉर्डिंग टू द एवरेज पकड़ लो, एवरेजली ऐसा ही होता है। अगर 1 पैराग्राफ दिया, सो बिलीव मी 1 पैराग्राफ में आपको जो है कॉन्टेक्स्ट समझना और मीनिंग को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 2 to 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ्स में कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग को समझना आसान होगा, बट आंसर को लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न कुछ इस तरीके से बिल्डअप होता है कि आपको मेंटली जब सोचते हो तो आपको डिफिकल्ट कर दिया जाता है, आप इजीली नहीं समझ पाओगे। आपको लगेगा पैराग्राफ छोटा दिया है, मैं इजीली सॉल्व कर जाऊंगा, बट देन वहां पे क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन जाएंगे। अगर पैराग्राफ की लैंग्वेज इजी है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बने होंगे। तो इस तरीके से अपनी मेंटल पावर या अपनी जो कॉन्शियसनेस अबाउट द पेपर पैटर्न एंड अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न जो है वो रेडी रखो। अगर ये मेंटेलिटी है और ये अगर कॉन्शियसनेस आपके पास है कि मैं जो भी क्वेश्चन अटेंड कर रहा हूं उसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, माइट भी वो इजी होगा, माइट भी वो डिफिकल्ट भी होगा, यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आप इजी पकड़ के चलोगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, यू विल गेट डीमोरलाइज्ड एंड देन डीमोटिवेट हो जाओगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, डिप्रेस हो जाओगे, पेपर खराब हो जाएगा। ये सब करोगे तो फिर हो गया, एग्जाम सॉल्व नहीं होनी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन कॉन्शियस लेवल पे करो। नाउ यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, अब बेसिकली इतना पैराग्राफ रीड करने के लिए या इतना पैसेज रीड करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन रीडिंग में अच्छी होनी चाहिए। आई वुड से पैराफ्रेजिंग करोगे, पैराफ्रेजिंग करते करते समझ लो, अगर एक एवरेज पर्सन इसको रीड कर रहा है, जिसको कि इंग्लिश समझ में आती है, मीनिंग समझ में आते हैं, वो एवरेज पर्सन इसको रीड कर रहा है विद द पैराफ्रेजिंग, ही वुड टेक माइट बी
2 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदर देन दैट आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, तो उसके लिए भी टाइम अलॉट करना है। तो पकड़, ये सिंपल है कि इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को रीड करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स पकड़ के चलो रीड करने के लिए। यहां पे पैराग्राफ है, मैं इतने पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, इतने साइज पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, ये अप्लाइज टू ऑल दी 3 पैराग्राफ्स नहीं है, बिलीव मी। अगर वो है तो वैरी करेगा। अब ये डिपेंड करता है एक पर्सन के ऊपर कि वो कितना समझ रहा है, एवरेज पर्सन कितना इसको समझ पा रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ये एवरेज है। नाउ मैक्स टू मैक्स आप इसको रीड करने के लिए अभी समझो 3 मिनट ले सकते हो बस, उससे ज्यादा नहीं। अगर ये एकदम से डिफिकल्ट हुआ तो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ओके 3 मिनट इज इट ओके, बट यहां पे 3 मिनट मतलब यहां पे सब कुछ करने का मतलब है पैराफ्रेजिंग होना चाहिए, पैराफ्रेज होना चाहिए इतने टाइम में। अगर पैराफ्रेज होता है तो सही है, अगर सिर्फ रीडिंग कर रहे हो तो गलत है। नाउ क्यों पैराफ्रेज करने से ऐसा क्या होगा कि इतने टाइम में अगर इतना कर लूंगा तो बेनिफिट क्या होगा? अगर आप पैराफ्रेज कर रहे हो तो क्वेश्चन पे टाइम कम जाएगा, लेकिन अगर पहले ही आप पैराग्राफ पे ही टाइम बहुत ज्यादा लगा रहे हो और क्वेश्चन पे और भी हो गया तो फिर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहां पे दोनों साइड आपको टाइम मैनेजमेंट सही रखनी होगी। नाउ क्वेश्चंस देखो, टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैसे है। एन एंगेजमेंट विद द वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, वर्ड्स को देखो, कैप्टिवेटिंग, एन्चेंटिंग एंड समटाइम्स डॉन्टिंग एनकाउंटर विद द वर्ड। गाइस जरा मुझे बताना, जो भी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ कैप्टिवेटिंग होता क्या है, एन्चेंटिंग होता क्या है एंड डॉन्टिंग होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, ये जरा कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर ये आप बता पाए तो आपको समझ में आएगा आपका प्रिपरेशन लेवल कहां है। नहीं बता पाओगे तो समझ के चलो कि इस लेवल पे आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि एक सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड्स दिए, आई शुड अंडरस्टैंड कि ये बोला क्या गया है, तब जाके मैं कंक्लूजन कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी वही पूछा है, Which of the following conclusions can be drawn from above statement। अब यहां पे आंसर तो दे दिया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो पहले समझ लो, क्योंकि जब तक ये स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आता आप कंक्लूजन कहां से ड्रॉ करोगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सिंपली अंडरस्टैंडिंग बाय द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आपको आंसर मिल जाता है, यू डोंट हैव टू लुक एट एनी अदर थिंग्स, आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी जरूरी है कि ऐसे वर्ड्स पता होना चाहिए, अगर ऐसे वर्ड्स है तो उनको रीड करो, इसीलिए पीवाईक्यूज को रेफर करना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिस के वक्त, तभी जाके आपको ऐसे लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो जाता है और तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया जहां पे कंक्लूजन का टाइप देख लिया हम लोगों ने। यहां पे देखोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आइडिया ऑफ द वर्ड्स बीइंग लाइक अ ग्लो वर्म्स मोमेंटरीली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस। अब ये थोड़ा सा पोएटिक है, टाइप ऑफ अ पोएटिक लैंग्वेज यूज किया गया, तो अभी पोएटिक लैंग्वेज भी है और उसी के साथ यहां पे उन्होंने वर्ड्स को वर्ड प्ले किया हुआ है, वर्ड प्ले को समझना होगा रिलेटेड। अब जैसे ही आप पैराग्राफ रीड करोगे, नाउ आई विल रेकमेंड यू कि अब जब भी पैराग्राफ के स्क्रीन पे आओगे तो पैराग्राफ को थोड़ा वेट करके रीड जरूर करना। देन इफ यू रिलेट टू द क्वेश्चन, इफ यू रिलेट द ऑप्शंस टू द वर्ड पैराग्राफ, यू विल सी कि यहां पर जो लैंग्वेज है, जो पैराग्राफ की लैंग्वेज है, वो किसी रीडर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब रीडर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये जैसे ही आपको पता चलेगा आपके पास दो चीजें निकल के आएगी, दो ऑप्शंस निकल के आएंगे, एक ए बी होगा और एक डी होगा। ठीक है, और ये बाकी की जो दो चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, ये एग्जैगरेशन है, यहां पे ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। एस्केपिंग रियलिटी, ये रियलिटी के बेस पे बात कर रहा है, तो ये बातें नहीं हो रही है। फोकस क्या है, इस सेंटेंस का फोकस कहां पर है, तो रीडर के बारे में फोकस है। अब आपको क्या करना है, जो फोकस्ड है वो फोकस क्या है, इट्स अ नेगेटिव फोकस और द पॉजिटिव वन। टोन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस स्टेटमेंट को पॉजिटिवली बोला गया है नेगेटिवली बोला गया, वो समझना होगा, क्योंकि ऑप्शंस भी तो वैसे ही किए गए। यहां पे देखोगे तो हेल्प लिखा हुआ है, दैट मींस दीज आर द पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव वन सेंटेंस है। इसको देखो तो ये भी पॉजिटिव वन है, बट इसको देखोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको यहां पे आंसर भी मिल गया, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हमारा प्रोबेबल आंसर होना चाहिए फिलहाल के लिए। जैसे ही मैं पैराग्राफ में जाके एक बार अश्योरेंस ले लेता हूं कि ये मेरा आंसर है, दैट्स इट, मुझे आंसर तो मिल गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच टू द ऑप्शंस व्हाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं, ये किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन में। अगर आप नेचर ऑफ द स्टेटमेंट, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन समझने में सक्सेसफुल हो गए तो आपका आंसर मिलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड विद इन द वर्ड। देखो कैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वर्ल्ड विद इन द वर्ड, कितने लाइक बहुत ज्यादा ऐसे क्रिएटिव टाइप ऑफ अ लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं लोग। तो क्रिएटिव टाइप ऑफ अ लैंग्वेज मतलब ज्यादा कुछ किया नहीं है, बस लैंग्वेज में वर्ड प्ले किया हुआ है, वर्ड प्ले को समझो एंड विद द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब ऐसे फ्रेजेस मिल जाता है तो कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है, क्योंकि ये रिलेटेड टू द डायरेक्ट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल है। इस कॉन्टेक्चुअलिटी को समझना, दैट्स अनदर थिंग। यहां क्या बोलता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड।
अब देखो सिग्निफिकेंस मतलब ये एक तरीके से ये बोलना चाह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फ्रेज, ये पर्पस पूछ रहा है कि इस फ्रेज का पर्पस क्या है, व्हाई दिस फ्रेज इन दिस सेंटेंस, क्यों ये फ्रेज लिखा हुआ है और किस कॉनोटेशन में लिखा हुआ है। अगर आपने यहां पे व्हाई का आंसर कर दिया तो आपका आंसर मिल गया आपको, ठीक है। ये मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए आंसर तो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्विकली में जाके आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसेज से रिलेट करना है। फिर उसके रिलेशन के लिए मुझे चाहिए कि मैं क्वेश्चन को डिकोड कर लूं। अगर मैंने क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, नाउ आई कैन फाइंड आउट द आंसर, इजीली मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। अब जैसे ऑप्शंस पे आओगे यू विल गेट टू नो दैट यहां पे लिखा भी हुआ इट रेफर्स टू पावर ऑफ अ लैंग्वेज टू क्रिएट द इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फेथ। अब थोड़ा सा अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है और आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड अगर अलर्ट है, तो आपको पता चलेगा कि आपने अभी जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था वो रीडर के बेस पे था, रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। सो यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दैट आल्सो। वहां पे रीडर की बात कर रहे थे, तो यहां पे देखोगे ना, इट सिग्निफाइज द ऑथर्स लव फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहां पे पर्टिकुलरली जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन तो रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, कहीं ना कहीं रीडर की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो वो सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए, तब जाके आप जो है इन्फॉर्मेशन को इजीली ग्रास्प कर सकते हो और उसके बेस पे एलिमिनेशंस भी निकाल सकते हो और आंसर भी इजीली मिल जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम के क्या ही कहना है, सिंपल होता है। सेंट्रल थीम का मतलब सीधा सीधा समझ लो ना, एक तरीके से पूरे पैराग्राफ को या पूरे पैसेज को समरी कर देना वन लाइन में, बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट और गिवन इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। आपका आंसर आपको मिल जाएगा, इतना इजी होता है सेंट्रल थीम। बट सेंट्रल थीम को आंसर करते वक्त एक चीज ध्यान रखो, क्या पूछा है यहां पे, पैसेज बोला है, यू हैव टू स्टिक टू द पैसेज, स्टिक टू द पैसेज। द पैसेज बोल रहा हूं यहां पे, मतलब बस पैसेज। अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, वो जिस तरीके से बोलता है बस उतना ही सोचो। वो एक सेंटेंस दे रहा है, स्टिक टू द सेंटेंस ओनली, तब जाके आपकी सेंट्रल थीम सही होगी, अदरवाइज सेंट्रल थीम रॉन्ग हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को इस तरीके से भी डिकोड करना जरूरी होता है। देन अगर आप अभी मैंने बोला कि यहां पे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को देखो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज वर्ड सिंबलाइज। अब जो वर्ड जो यूज किया है, मतलब यहां पे पैराग्राफ में वर्ड लिखा होगा, अब ये वर्ड क्या सिंबलाइज्ड है, इसको सिंबलाइजेशन क्या दिया है, व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू से अबाउट दैट, वो क्यों यूज कर रहा है, व्हाट इज व्हाट कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम ऑफ दिस या कॉन्टेक्चुअल फ्रेज सिनोनिम ऑफ दिस, ये आपको समझना है। फ्रेज निकालना है जो सिनोनिम होगा, इसका सेम मीनिंग से होगा, सेम कॉन्टेक्स्ट से होगा। अगर वो समझना है तो आपको क्या करना होगा, आपको रीडिंग इन बिटवीन द लाइन रखनी होगी, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन, इन बिटवीन द लाइन। जब भी इस तरीके से किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, ये इंटरप्रिटेशन हुआ। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल रीजनिंग में इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो वर्ड आपको पूछा गया है उस वर्ड का लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। इट इज समवेयर नॉट अ लिटरल कंस्ट्रक्शन, इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो आपको समझना होगा और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करने होंगे। नाउ आंसर इज देयर, एन इंटेंजिबल कंसेप्ट। Now moving to the last question of the paragraph, यहाँ पे देखोगे how does the passage describes the words ability to affect the emotions। अब ये किस तरीके से वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, वर्ड जो है वो किस तरीके से ability to affect the emotions को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको आंसर करना होगा। सो सिंपली अभी जो यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके बेस पे सिंपल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है। नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन को डिकोड करना एंड देन आपका आंसर आपके सामने होगा। सो गाइज आई होप आपने वीडियो में जो देखा है उसमें से आपको ये समझ में आया होगा कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को डिकोड करूंगा, क्वेश्चंस के टाइप कैसे हैं, उसके बेस पे मैं कैसे एलिमिनेशन यूज कर सकता हूं, ऑप्शंस को कैसे मुझे समझना है, कैसे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को रिलेट करना है, लोकेट करना है आंसर्स को एंड देन आपको आंसर करना है। ठीक है, आई होप आपने वीडियो में सब कुछ सीखा होगा और अगर आपने कुछ भी सीखा होगा इस तो लाइक बटन हिट कर दो, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।